नमस्कार, बाखबर में आपका स्वागत है। मैं हूं राघवेंद्र सिंह। बाखबर में आज हम बात करेंगे मध्य प्रदेश की सियासत में जातिवाद में, और उसमें जातिवाद में भी खासतौर से ब्राह्मणवाद पर जोर। दरअसल शुरू से लेकर आखिर तक की हम बात करें तो समाज में हर वर्ग की एक जिम्मेदारी हुआ करती थी। ब्राह्मण विद्या देगा, क्षत्रिय रक्षा करेगा, वणिक वर्ग व्यापार करेगा, और जो सेवक है, जो सभा के काम है, वो शूद्र करेगा। ये सब चीज़ें पुरानी बातें हैं, लेकिन आज के नए ज़माने में योग्यता ज़्यादा बड़ी चीज़ है। आमतौर से IND 24 इस तरह के विषयों को कम छूता है, लेकिन मध्य प्रदेश के सिलसिले में हम इसलिए बात करना चाहते हैं क्योंकि पिछले 3 महीने में लगभग 9,000 लोगों ने बीजेपी में अपनी आमद दी है, एंट्री कराई है, यानी भाजपा में शामिल हुए हैं। और उसमें अगर आप पिछले दिनों की बात करें तो एक लॉट ऐसा आया जिसमें ब्राह्मण नेताओं की आमद या उनकी भर्ती या उनकी जैसे बीजेपी ज्वाइन करने की संख्या बढ़ी है। और वो छोटे मोटे लीडर नहीं हैं। 50 साल से कांग्रेस में राजनीति करने वाले सुरेश पचौरी कांग्रेस छोड़कर भाजपा में शामिल हुए। बड़ा नाम है कांग्रेस का भी की तरफ से भी, और मध्य प्रदेश की सियासत में भी बड़ा नाम है। एक समय उनके देश में उपराष्ट्रपति या राष्ट्रपति बनाए जाने तक की चर्चा थी कि सुरेश पचौरी वो नाम है। MSCT से पास आउट है, टेक्नोक्रेट है, और कांग्रेस के बड़े दिग्गजों में शामिल थे। उसके बाद अरुणोदय चौबे का नाम आता है। वो कांग्रेस के बहुत ही जुझारू नेता है, जो भाजपा से पिछले 20 साल से एक तरह से जूझ रहे थे, संघर्ष कर रहे थे। उनका भाजपा में आना, और ऐसी लंबी फहरिस्त जो हम चर्चा में इसको जोड़ेंगे, लेकिन वजह सिर्फ ये है कि लोगों का कांग्रेस से मोह भंग हो रहा है, और उसमें जो समझदार तबका माना जाता है उसका मोह भंग ज़्यादा हो रहा है। इसी पर विस्तार से बात करेंगे। चर्चा के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं स्काइप पर वरिष्ठ पत्रकार साथी देवदत्त दुबे जी। स्काइप पर ही जुड़े हैं हमारे वरिष्ठ पत्रकार साथी डॉक्टर राहुल रंजन, और स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद है सामाजिक कार्यकर्ता कमल राठी जी। चर्चा की शुरुआत के पहले आपको बता दें कि इस मुद्दे पर सुरेश पचौरी ने जब बीजेपी ज्वाइन की तब उन्होंने क्या कहा, और साथ में जो अरुणोदय चौबे उनके साथ आए थे वो क्या कहते हैं, क्योंकि मध्य प्रदेश में लगभग 45 लाख ब्राह्मण वोटर माने जाते हैं। हम फिर कहेंगे वोटर तो वोटर होता है, वो ब्राह्मण, ठाकुर, बनिया, हिंदू, मुसलमान, इस चश्मे से देखने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन आज मजबूरी में इस पर हम बात कर रहे हैं हमारे दर्शकों से क्षमा याचना के साथ। सुनते पहले सुरेश पचौरी ने क्या कहा, चौबे जी ने क्या कहा। भगवान श्री राम जी के प्राण प्रतिष्ठा समारोह का जब आयोजन रहा तो उसके निमंत्रण पत्र पर एक अमर्यादित भाषा का इस्तेमाल करना, ठुकरा दिया निमंत्रण। रामचरितमानस में गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा है कि जाके पीर न राम विदहि तजिए ताहि कोटि नैरिसम यद्यपि परम स्नेही। कोई कितना ही प्रिय क्यों ना हो, अगर वो राम जी का अनादर करे तो उसे छोड़ दो। तो मैंने कांग्रेस छोड़ दी। लोकप्रिय प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के कार्यों से प्रभावित होकर जो जनहित के उन्होंने देश में कार्य किए हैं, उससे प्रभावित होकर मैं अपने आप को रोक नहीं पाया। और मुझे ये लगता है कि जो असंभव काम थे, जो हमने कभी सोचा नहीं था, ये सब असंभव काम हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने पूरे किए और कर रहे हैं। इन्हीं सब बातों से प्रभावित होकर मैं अपने आप को रोक नहीं पाया, आया। तो कभी कोई लीडर जो है वो नरेंद्र मोदी से बहुत ज़्यादा प्रभावित है इसलिए भाजपा में आता है, कभी इसलिए वो भाजपा ज्वाइन करते हैं क्योंकि बीजेपी सनातन धर्म को आगे रखकर चलती है, और कांग्रेस से मोह भंग होने की वजह ये भी क्योंकि कांग्रेस सनातन विरोधियों के साथ खड़ी है, और ये बात जो कांग्रेस के भीतर भी है उनको शायद रास नहीं आ रही है। इसलिए कांग्रेस समेत ऐसे कई दल हैं जो सनातन का विरोध कर रहे हैं, और वहाँ से बहुत सी बड़ी तादाद में लोग भाजपा के भीतर शामिल हो रहे हैं। तो इसी पर बात करेंगे। हमसे जुड़ गए हैं स्काइप पर देवदत्त दुबे जी, श्री डॉक्टर राहुल रंजन जी, और स्टूडियो में मौजूद है हमारे साथी कमल राठी जी। चर्चा की शुरुआत देवदत्त जी आपके साथ। मेरी आवाज़ सुन पा रहे हैं? चलिए चर्चा की शुरुआत करते हैं। राहुल जी आपके साथ, मेरी आवाज़ सुन पा रहे हैं?
हाँ जी हाँ। दरअसल जो जोर है राजनीति में वो जातिवाद का तो बढ़ ही गया है, लेकिन हमने इसके पहले भी चर्चा की थी एक बार कि जातिवाद का जोर राजनीतिक दल बढ़ा रहे हैं। जनता के भीतर, मतदाता के भीतर जातिवाद का जोर कम होता जा रहा है। सबसे ज़्यादा जो राज्य जातिवाद की राजनीति से ग्रसित थे वो थे बिहार और उत्तर प्रदेश। वहाँ जातिवाद का जो जोर है वो पिछले अगर 15-20 साल की बात करें तो घट रहा है। मध्य प्रदेश में इसका असर सिर्फ उन क्षेत्रों में है जो उत्तर प्रदेश की सीमा से लगे हुए हैं, यानी यूपी बॉर्डर से सटे इलाकों में थोड़ा सा जातिवाद का जोर दिखता है। बाकी पूरा मध्य प्रदेश जातिवाद की राजनीति से परे है। हम लोग भाग्यशाली हैं कि हमारे राज्य में जातिवाद का जोर कोशिशों के बाद भी कम बढ़ पा रहा है। इसलिए भी मैं कह सकता हूं कि कई ऐसी विधानसभा सीटें हैं, कई ऐसी लोकसभा सीटें हैं जहां दूसरी तमाम जातियों के वोटर डोमिनेट करते हैं, लेकिन वहां से जो प्रत्याशी जीत कर आते हैं वो उस जाति के नहीं होते हैं। जैसे मैंने एक बार बताया था कि भोपाल की एक सीट है जहां से भगवान दास सबनानी है, वो सिंधी समुदाय से आते हैं, लेकिन सिंधी वोटरों की संख्या बहुत कम है। भोपाल के पास भोजपुर सीट है, रायसेन जिले में आती है, वहाँ से पिछले कई वर्षों से सुंदरलाल पटवा जीतते आए, उसके बाद उनके भतीजे सुरेंद्र पटवा जीत रहे हैं, लेकिन पटवा जी जैन पंथ से संबंध रखते हैं, लेकिन वहाँ जैन समुदाय के बहुत कम वोटर हैं। तो ऐसी कई सीटें हैं मध्य प्रदेश में। शंकर ललवानी की बात करें जो इंदौर के सांसद हैं, कितने सिंधी वोट हैं। तो जाति का मामला वोटर खारिज करता है, पार्टियां उसको उठाती हैं और कई बार मीडिया भी उसके जाल में फंस जाता है। जैसे आज हम इस मुद्दे पर चर्चा करके इस जाल में फंस रहे हैं, लेकिन हम चर्चा इसलिए भी कर रहे हैं कि ये मुद्दा नहीं है, कमज़ोर है, इस पर जाने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि वोटर इसे खारिज करता है। आपकी राय? मध्य प्रदेश में बड़ी संख्या में ब्राह्मण लीडरों ने भाजपा ज्वाइन की है, आप इसको जातिवाद से देखते हैं या ये देखते हैं कि कांग्रेस सनातन का विरोध कर रही है, इसलिए कांग्रेस के भीतर जो लोग हैं वो इससे दुखी होकर भाजपा की तरफ जा रहे हैं, और कांग्रेस के अलावा कांग्रेस का जो गठबंधन है जिसे इंडिया गठबंधन कहते हैं, उसके भी जो समर्थक दल हैं वो भी सनातन को लगातार एक तरह से अपशब्द कहते हैं, मैं तो कहूँगा गालियाँ देते हैं। तो फिर कैसे जो थोड़ा भी स्वाभिमानी है वो उस दल में कैसे रहेगा? क्या ये वजह लगती है आपको ब्राह्मण नेताओं के भाजपा में आने की? आपकी राय? एक चीज़ और मैं अंत में जोड़ूंगा, एक ज़माने में भाजपा को लोग कहते थे कि भाजपा यानी बीजेपी यानी बनिया जैन पार्टी, या बोलते थे ब्राह्मण जैन पार्टी, बीजेपी का फुल फॉर्म। कभी कांग्रेस ऐसा कहा करती थी। आपका अगर इसमें कुछ कहना तो जरूर कुछ कह सकते हैं। राहुल जी। राघवन जी, जितनी चीजें सामने दिखाई दे रही हैं जी, ये हिंदुओं को लेकर के ये फैलाई जा रही है। ये ऐसा कुछ है नहीं कि हिंदू जो है सिर्फ भारतीय जनता पार्टी का है या फिर भारतीय जनता पार्टी ही सिर्फ हिंदुओं का। तो मैं जहां तक समझता हूं ये एक राजनीतिक षड्यंत्र है जो पूरे देश में चल रहा है कि मात्र जो हिंदू हैं, हिंदुओं की रक्षा के लिए भारतीय जनता पार्टी है। जो कुछ भी हिंदुओं का भला हो सकता है वो भारतीय जनता पार्टी कर सकती है। तो ये क्या एक तरह का राजनीतिक षड्यंत्र है, एक राजनीतिक दल के द्वारा किया जा रहा है, ये बिल्कुल सच है। क्योंकि कभी इस देश में ऐसा नहीं हुआ, और आप भी इस चीज को स्वीकारते हैं कि कुछ ही राज्यों में ये जातियों का रहा है, लेकिन मध्य प्रदेश में नहीं रहा। और मध्य प्रदेश के अलावा कई राज्यों में भी इस तरीके का अंतर्विरोध या जातीय समीकरण नहीं है कि हिंदू सिर्फ एक दल का या सनातन तो सब लोग हैं। हिंदू अकेला कह देने से, माथे पे टीका लगा देने से, जनेऊ पहनने से कोई नहीं। एक परिभाषा याद है मुझे बहुत अच्छी तरीके से कि ब्राह्मण के घर में पैदा होने से कोई ब्राह्मण नहीं हो जाता, जनेऊ धारण करने से कोई ब्राह्मण नहीं हो जाता। तो ये सब षड्यंत्र है और इसका बाखूबी उपयोग राजनीतिक दलों ने उपयोग शुरू कर दिया। अब राजनीतिक दल अपने ओर से भुनाने की कोशिश कर रहे हैं कि बिल्कुल ये पता लग जाए कि नहीं पूरी लहर एक तरफ चल रही है। तो अब पूरे देश को बांटने की चेष्टा हो रही। देखिए, जब संविधान में राघवन जी लिखा हुआ है कि यहाँ सारे समुदाय के लोग हैं, सारी जातियां हैं, सारे संस्कार हैं, सारी संस्कृतियां हैं, सबका मेल जोल है। तो जब हमारा देश पूरी तरह से कोई हिंदू राष्ट्र नहीं है तो आप जबरिया इसको हिंदू राष्ट्र की ओर धकेलने की चेष्टा, तो आप ये कह सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी अपने मिशन को लेकर के आगे तेजी के साथ बढ़ रही है और उसी षड्यंत्र के तहत ये सारी चीजें आपको सामने दिखाई दे रही है। मेरा बीच में एक सवाल है आपसे। बीजेपी जो कर रही है वो तो अपनी जगह है, लेकिन क्या सनातन को गाली देकर
सनातन के वोट पा सकते हैं? एक बात। दूसरा मेरा सवाल है कि जो दल सनातन को गाली दे रहे हैं उनके साथ अगर कांग्रेस खड़ी होगी तो क्या कांग्रेस को वोट मिलेंगे? ये बहुत ही सामान्य सा एक वाजिब सवाल है। अगर ऐसा होता है तो फिर बाकी लोग क्या करेंगे इसमें? इसका उत्तर अगर मिल जाए तो फिर समस्या का समाधान हो जाएगा। राघवेंद्र जी, मैं अभी तक जितना भी आप वो संभाल से देख रहे हैं, हिंदुओं के देवी देवताओं का जितना अपमान इस देश में हिंदू ही करते हैं, उससे अलावा कोई नहीं करता। आप किसी भी जाति समुदाय वर्ग में आप चले जाइए। नहीं, मेरा राहुल जी बहुत सीधा सवाल था कि इंडिया गठबंधन में शामिल दल अगर सनातन को गाली देते हैं और कांग्रेस चुप रहती है तो कांग्रेस के भीतर जो हिंदू है, जो सनातनी है, क्या वो उनके साथ खड़ा रहेगा? सीधा सा सवाल है, सीधा उत्तर। राघवेंद्र जी, ये अवसरवादी राजनेता हैं जिन लोगों ने पूरी जिंदगी काटी है, जिसको लेकर के मुद्दा उठ रहा है कि सुरेश पचौरी जी तो पूरी जिंदगी एक राजनीतिक दल में हुआ। नहीं, मेरा सवाल पचौरी पर तो नहीं, मेरा सवाल पचौरी पर नहीं है। मेरा सवाल 80% पर है कि राजनीति में अगर आप 80% लोगों को गाली देंगे तो क्या उनके वोट आपको मिलेंगे? क्या वो लोग आपके साथ रहेंगे? राघवेंद्र जी, इसका कोई असर नहीं पड़ रहा। आज की तारीख में सब लोग समझदार हो चुके हैं। आप हिंदुओं को गाली दो, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। मुसलमानों को गाली दो, थोड़ा बहुत फर्क पड़ जाएगा। लेकिन मैं जहां तक समझता हूं कि आज यदि आप गालियां दे रहे हो तो कोई फर्क नहीं पड़ता। लोगों को यह बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ रहा है कि राजनीतिक चौपड़ बिछाई गई है और ये राजनीतिक दल ये काम कर रहे हैं। आम लोगों को कोई लेना देना नहीं है। मैं लौटूंगा आपके पास, लेकिन उसके पहले किस्सा जरूर मैं सुनाऊंगा। एक विज्ञापन आया करता था पहले कि बिना फाटक की रेलवे लाइन को अगर आप क्रॉस करेंगे तो आपको दाएं बाएं देखना चाहिए, क्योंकि रेल कभी आएगी तो आपको उड़ा देगी। तो वहाँ एक बोर्ड लगा था कि दाएं बाएं देखकर रेलवे लाइन क्रॉस करें, क्योंकि उसमें रेलवे फाटक नहीं था। एक सरदार जी बस चलाते थे और वो कहते थे कि कोई फर्क नहीं पड़ता, और बिना देखे बहुत ही फर्राटे से वो बस निकालते थे और कहते थे कोई फर्क नहीं पड़ता। फिर उधर से जब वापसी होती थी उनकी, तब भी वो बिना देखे बस निकालते थे, बोलते थे कोई फर्क नहीं पड़ता। एक बार क्या हुआ कि एक संयोग मतलब दुर्योग था कि वो बस निकाल रहे थे और उसी समय ट्रेन का निकलना हुआ और उस ट्रेन की टक्कर से उनकी बस उड़ गई और बस के परखच्चे उड़ गए। और उनके घर में एक फ़ोटो लगा था फ्रेम, उस फ्रेम में सरदार जी का फ़ोटो था। सरदार जी उस फ्रेम में से बोल रहे थे फ़र्क पैदा है। तो ऐसा नहीं है कि फ़र्क नहीं पड़ता है, फ़र्क पड़ता है। इसलिए चुनाव के नतीजे बता रहे हैं कि एक तरफ वोटों का ध्रुवीकरण होता है, जिसे सहज भाषा में कहते हैं कि पोलराइजेशन या ध्रुवीकरण। अगर आप गाली देंगे मुसलमान को या हिंदू को तो ध्रुवीकरण होगा और वो नतीजों में महसूस होता है। परिणाम बताते हैं कि हिंदू वोट एक तरफ जा रहा है और मुस्लिम वोट एक तरफ जा रहा है। आप और मेरे कहने से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि परिणाम बता रहे हैं कि फर्क पड़ता है। देवदत्त जी, आपकी राय? ये तो यदि फर्क नहीं पड़ता तो राजनीतिक दल इस तरह की जब उम्मीदवार चयन करते हैं तो बायोडाटा में पूछते हैं कि आपके क्षेत्र में किस जाति के कितने मतदाता हैं और उसके हिसाब से वोट देते। और अब तो राहुल जी, अब तो राहुल गांधी जी साफ पूछ रहे हैं कि आप कौन सी जाति के हैं, कौन सी जाति के हैं, बार बार पूछ रहे हैं और पूछते कि जिसकी जितनी जाति उतनी उसकी हिस्सेदारी। अब तो जाति और धर्म के हिसाब से हिस्सेदारी की बात हो रही है। जो पार्टियां कहती थी कि हमको धर्म से मतलब नहीं है, तो फर्क तो पड़ता है। जी दुबे जी। लेकिन भारतीय राजनीति में अनेकों उदाहरण हैं कि आम जनता या मतदाता जाति के आधार पर बहुत कम मतलब निर्णायक, जो लोग अच्छा यदि काम करते हैं तो किसी भी जाति को। कुछ उदाहरण आपने दिए, कुछ मैं भी बताता हूँ। जैसे 9 बार से गोपाल भार्गव जीत रहे हैं, उस इलाके में पिछड़ा वर्ग है 80%, ब्राह्मण केवल 14-15 हजार है वहाँ, वो लगातार 9 चुनाव जीत रहे हैं। इसीलिए रत्नेश सालोमन जीता करते थे ईसाई समुदाय के, बहुत 1000-2000 वोट उनकी लोधी और यादव बाहुल नोहटा जबेरा विधानसभा हुआ करता था। तो राजनीतिक दलों को अच्छे व्यक्ति का चयन करना चाहिए, उसके सद्गुणों के बारे में गिनती करना चाहिए, उसका मानवीय पक्ष क्या है। तो इन सब से नहीं वो जातियों, क्योंकि इसमें थोक में वोट मिलते हैं, इसमें वो एक तरह से बिना कुछ किए कर्म किए एक वोट का इंतजाम हो जाता है। लेकिन एक बात आपने जो कही वो सही है कि मध्य प्रदेश की राजनीति में ना तो कट्टर जातीयता है और ना धार्मिकता है।
आप देखेंगे कि 92 में जब अयोध्या मुद्दे पर सरकार गिरी भाजपा की, तो वापस नहीं हो पाई। लोग सोच रहे थे कि इस पे मुद्दे पे सरकार गिरेगी तो वापस हो जाएगी। थोड़ा सा मध्य प्रदेश अभी भी वहां का मतदाता कई बार अपने विवेक से निर्णय लेता है। इन सब चीजों से बहुत लोग हैं जो बिना जाति की दम पर जीत रहे हैं। और जहां तक आपने ब्राह्मणों की बात की है, तो अभी तक भाजपा पिछड़ों की बात एक कर रही थी कि हम लगातार मुख्यमंत्री दे रहे हैं, उमा भारती, बाबूलाल गौर, शिवराज सिंह और मोहन यादव। तो एक जो ब्राह्मणों में कुछ ब्राह्मण नेता उनके हाशिए पे चले गए, तो उनको एक लगता था कि ऐसा ना हो कि ब्राह्मण छिटक जाए। कुछ बीच बीच में आंदोलन प्रदर्शन भी हुए प्रदेश में, उन सब का उल्लेख करने में बड़ा समय लगेगा। तो अब वो ब्राह्मणों को धीरे धीरे उस पर कर रहे हैं, क्योंकि शुरुआत ये देखी गई कि कांग्रेस के पास जो वोट थे वो ब्राह्मण, मुस्लिम, दलित, आदिवासी यही वोट हुआ करते थे। तो और आदिवासियों को तो लगातार आप देख रहे हैं 5 साल से प्रयास कर रहे हैं, गौरव आदिवासी दिवस, कमलापति स्टेशन और बहुत सारे, बिरसा मुंडा, ये सब कर रहे थे। तो आदिवासियों को और एक तरह से ब्राह्मणों को अब उन्होंने खींचने की इस चुनाव में कोशिश की है। एक जो बात आपने कही वो भी सही है कि कोई भी दल जाति आधार पर बात करके एक आध दो चुनाव में सफलता लेता है, लेकिन फिर नहीं लेता। आपने उत्तर प्रदेश में देखा होगा कि मायावती कभी क्या क्या कहती थी सवर्णों के लिए, फिर उनको गणेश बनाया, हाथी नहीं गणेश है, ब्रह्मा नहीं महेश है, क्या क्या कहा, तो फिर उनको पूजा, और दोनों जगह से गए तो अब प्रदेश से बाहर हो गए। जाति की राजनीति ज्यादा दिन नहीं चली जी। टिकेगा वही जो आम आदमी सोचता है वैसी ही बात करे, क्योंकि आप कुछ भी करेंगे तो आप अहंकार में, सत्ता में जो करते जाएंगे, लेकिन एक मूल्यांकन बहुत तेज होता है। और आजकल तो बहुत अच्छी सुविधा होगी राघवेंद्र जी कि हर हाथ में मोबाइल है, गांव में बैठा व्यक्ति भी सब घटनाक्रम समझ रहा है और वो अपने हिसाब से निर्णय लेता है। और जो नई पीढ़ी है वो बहुत गजब की है, वो इन जाति और धर्म से बहुत ऊपर उठकर है। वो केवल एक अलग पक्ष को सोचती है, वो साथ में रहते हैं। पहले जरा छुआछूत का मामला था, लेकिन अब तो ब्राह्मण और दलित बच्चे एक ही रूम में रहते हैं, एक ही थाली में खा रहे हैं। बिल्कुल। तो अब वो अलग चीजें होती जा रही हैं। तो राजनीतिक दल जरा इसमें सहयोग करें तो एक सामाजिक समरसता का अच्छा वातावरण बन सकता है, और वोट भी मिलेंगे और वातावरण भी बनेगा। बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं। सवाल यही है कि लोग तो जाति पर नहीं जा रहे हैं, लेकिन पॉलिटिकल पार्टीज उसी गणित से, उसी चश्मे से देखती है और हर बार मतदाता उसे खारिज करता है। मैं राठी जी के पास आऊँगा। राठी जी, दरअसल अगर हम जातियों की बात करें तो राष्ट्रीय स्तर पर भी आप देखिए कि सोनिया गांधी जिस क्षेत्र से जीती चुनाव, वहाँ कितने गांधी परिवार के लोग हैं, कितने गांधी हैं, या उनकी जाति के कितने लोग होंगे। अगर हम ये देखें तो जातिवाद के बहुत सारे मुद्दे जिस पर अब काशी से खड़े हो रहे हैं नरेंद्र मोदी, अब कितने वहाँ ओबीसी होंगे। वो तो राज्य छोड़कर आए, दूसरे राज्य में आ गए। तो देश तो समग्रता का है, जनता तो बहुत समुद्र की तरह हर चीज़ को वो स्वीकार करती है। हमें लगता है कि जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं उनमें ही थोड़ा खोट है, और वो खोट धीरे धीरे खत्म होगा। ये कोशिश से होती है कि ब्राह्मण को आगे बढ़ाओ, क्षत्रिय को आगे बढ़ाओ, ओबीसी को आगे बढ़ाओ। मुझे लगता है कि ये बहुत दिन चलता नहीं है, और थोड़ा बहुत तो सब जगह चलता है, लेकिन भारतीय राजनीति में ये धीरे धीरे ये धुंधल का जातिवाद का घट रहा है, छट रहा है, ऐसा मुझे लगता है। आपकी राय? नहीं, बिल्कुल आप जो कह रहे हैं सही कह रहे हैं। बिहार, यूपी और कुछ दक्षिणी ऐसे प्रदेश हैं जहाँ कुछ जातिवाद ज़्यादा चलता है, बाकी जगह उतना जातिवाद का नहीं है। लेकिन जो राजनीतिक दल हैं वो जातिवाद से ऊपर आ ही नहीं पाते हैं, चाहे वो कोई सा भी दल हो। तो वो अल्टीमेटली ये कैलकुलेशन, जैसे एक हमारे मित्र ने हमें एक बार किस्सा बताया था, भोपाल के लिए नई विधानसभाओं का गठन हुआ था, तो जब बात हो रही थी कि मध्य विधानसभा में मुस्लिम आबादी काफ़ी अधिक है, हिंदू ज़्यादा है लेकिन फिर भी बहुत ज़्यादा प्रभावित मतलब कर सकती है, तो उन्होंने कहा कांग्रेस यहाँ पर मुसलमान को हमेशा ही टिकट देगी। हमने कहा नहीं भाई, दूसरे को देगी। तो वो लेकिन आखिरी में हुआ। तो मुझे ये समझ में आता है कि जब हम राजनीतिक चश्मे के साथ देखते हैं और भारत में जब हम केंद्र से देखते हैं तो हम बैलेंस करते हैं। जरूरी नहीं है कि हम मुसलमान को भोपाल में टिकट दें या मुसलमान को खंडवा में टिकट दें। अब देखिए, राहुल गांधी तो केरल के वायनाड से चुनाव जीत के आ रहे हैं सर, वो है, लेकिन ओवरऑल में जाति का मैं वही कह रहा हूँ कि उनकी जाति के कितने लोग हैं वहाँ। मेरा कहना है आपकी बात मान ली, लेकिन राजनीतिक दल ओवरऑल में 550 सीटों में, और वैसी मीडिया भी आकलन करता है कि कितने हिंदू दिए, कितने ब्राह्मण दिए, कितने मुसलमान दिए, ये ओवरऑल में बात करते हैं जी।
और इसके अलावा अब जो नई जाति है वो मेरे हिसाब से जो हमारे प्रधानमंत्री जी ने कहा, एक तो महिला है, किसान है, और 2 और 4 जातियां उनने बताई थी। तो मुझे लगता है कि अब ये जो महिला नाम की नई जाति है, जिसे जाति में हम जोड़ लें तो 50% आरक्षण जो बोलते आ रहे हैं, चाहे भाजपा बोले, कांग्रेस बोले, कोई और भी दल बोले, उन्हें अपने सीटों में रिफ्लेक्ट करना चाहिए। अगर रिफ्लेक्ट करते हैं तो हम समझेंगे कि वो वाकई दिल से महिलाओं को आरक्षण देना चाहते हैं। ये महिलाओं को मांग भी करना चाहिए। एकदम आपने ठीक कहा। वही बात है कि ब्राह्मणों का जोर, इस बात से हम ज़्यादा सहमत नहीं है, क्योंकि ब्राह्मण के अलावा पार्टी के भीतर कांग्रेस और भाजपा, सब दल की हम बात करें, कुछ पार्टी को छोड़ दें जहां एक ही जाति का जोर ज़्यादा होता है। हम किसी का नाम लेकर ना तो किसी को घटाना चाहते ना किसी को बढ़ाना चाहते, लेकिन राहुल जी, सवाल यही है कि ब्राह्मणों का जो मसला है वो ऐसा लग रहा है उनको, एक अखबार का ऐसा परसेप्शन है, ऐसा विश्लेषण है कि कांग्रेस के भीतर ब्राह्मणों की थोड़ी हैसियत घटी है और बीजेपी में वो हैसियत बढ़ी है। अगर उत्तर प्रदेश के परिप्रेक्ष्य में देखें तो पिछले चुनाव में योगी जी के पहले टर्म की हम बात करें तो वहाँ उन्होंने कहा था कि ब्राह्मण जो लोग हैं वो ज़्यादा एनकाउंटर में मारे जा रहे हैं। ये भी एक तरह से मैसेज देने की कोशिश की गई थी कि योगी जो है वो क्षत्रिय हैं, जबकि वो तो सन्यासी हैं, लेकिन वो ब्राह्मणों को मार रहे हैं। तो ये राजनीति में बहुत ही घिनौने, घटिया परसेप्शन बनते हैं, लेकिन वोटर जो है वो हम उसको बार बार सैल्यूट करते हैं, प्रणाम करते हैं। वो इन सब चीज़ों को एक तरह से खारिज करता है और उसका सिलेक्शन ठीक होता है। हमको लग सकता है कि गड़बड़ हुआ है, लेकिन राज्य और देश के हित में कई बार फैसले 100 में से 90 बार, 99 बार अच्छे निकलते हैं। आपकी राय? राघवेंद्र जी, राजनीतिक दलों का हो सकता है इस तरीके का प्रयोग हो, लेकिन खास तौर से जो जनता है, खास तौर से जो युवा है, वो बहुत अच्छी तरीके से इसको समझता है कि राजनीतिक दल हमें कौन सी दिशा दिखाना चाह रहे हैं या कौन सा हमें नजरिया, वो अपना जो नजरिया है वो प्रस्तुत करना चाह रहे हैं। तो इतनी समझ युवाओं को हो गई है, वोटरों को हो गई है। तो इस तरीके से यदि आप कुछ हिंदुओं को यदि आप 2, 4, 10, 20, 25 ये जो क्या होता है जब चुनाव आता है ना राघवेंद्र जी, किसी भी लोकसभा का चुनाव है या विधानसभा का, तो ये मंचों पे आपको खूब दिखाई देते हैं कि पिछड़े वर्ग का समूह चला गया तो कोई हिंदुओं का समूह चला गया, तो ये आपको रेला दिखाई देता है, लेकिन ये वोट में कन्वर्ट नहीं होता कभी। तो सब समझदार, सबको समझ में आता है कि किसको वोट देना है, और मुद्दे लोकल, इस तरीके के मुद्दों से कोई फर्क नहीं पड़ता। बिल्कुल सीधी सी बात है कि सवाल हमारे और आपके कुछ भी हो सकते हैं। जनता जो परिणाम देती है वो बताती है कि हमारे सवाल बेवजह हैं, वो उसे खारिज करती है और वो जातिगत आधार पर फैसले कम सुनाती है। वो एक तरह से मैं कहूँ कि वो खराब तो सब है, कम खराब को चुनती है, ज़्यादा खराब को छोड़ देती है। देवदत्त जी, आपकी राय कि मध्य प्रदेश में जो कुछ चल रहा है बीजेपी कांग्रेस के भीतर, उसमें जाति की बात भी निकल के आ रही, क्योंकि अभी कुछ दिनों पहले एक बड़ा समूह, एक वर्ग विशेष का है जिसे हम ब्राह्मण कहते हैं, और उसी के नाते ये चर्चाएं चल पड़ी है कि कांग्रेस में ब्राह्मणों की उपेक्षा है और राहुल गांधी जातिवाद के नाम पर दूसरे तबके को आगे बढ़ाना चाहते हैं, इसलिए भाजपा के भीतर ये समूह तेजी से आ रहा है। आपकी इसमें छोटी सी टिप्पणी? बिल्कुल, एक तरह से समाज में कुछ की वोटर भी होते हैं, तो ब्राह्मण को एक तरह से की वोटर भी माना गया है कि वो जन्म से लेकर मृत्यु तक जो मनुष्य के साथ व्यवहार करता है, कथा पूजा, इन सब चीजों में एक वर्ग, उनसे पिछड़ा वर्ग भी जुड़ा रहता है, दलित भी जुड़ा रहता है। तो हर दल चाहता है कि ब्राह्मण हमारी तरफ रहे, और भाजपा भी ये कोशिश कर रही है कि जो कांग्रेस से हमें दलित, आदिवासी, ब्राह्मण, मुसलमान शायद आ पाए पूरी तरह से, इन वर्गों को छीनना है। और एक जो संघ की भी है कि एक कुआं, एक शमशान, एक पाठशाला, कि सब हिंदू एक हो जाए। तो इस प्रक्रिया में ये शुरुआत उन्होंने की है कि ब्राह्मणों को यहाँ तवज्जो दे के लिए, लेकिन बात वही है कि केवल जाति से नहीं होगा। जब जातिवाद की हवा चलती है तो बाकी जातियां उसके खिलाफ भी हो जाती है। बिल्कुल। राठी जी, आपकी राय? मुझे लगता है कि जातिवाद की जगह शिक्षा को जाति मान लें, स्वास्थ्य को जाति मान लें, और इन 2 के आधार पर बेरोजगारी को जाति मान लें। इन 3 जात पे अगर काम होगा तो देश बहुत आगे तरक्की करेगा। चौथी महिला को मान लें, महिला को मान सकते हैं। तो अगर 4 पे काम होगा तो देश बहुत आगे बढ़ेगा। बिल्कुल। कुल मिलाकर अगर हम जातिवाद में ब्राह्मण, बनिया और ये सब करेंगे तो मुझे नहीं लगता कि देश आगे बढ़ पाए। नहीं, भले ही हम करें, लेकिन जनता उसको खारिज कर रही है। हम इसी पर फोकस कर रहे हैं कि मीडिया,
पॉलिटिकल पार्टी भले इस पर फोकस करे, लेकिन जनता जो वोट देती है उससे ये साबित हो जाता है कि वो जाति पर वोट नहीं दे रही है। वोटर भले किसी जाति के हो, लेकिन वो चुनाव जिताते हैं काबिल आदमी को, और वो उस जाति से अलग हटके होते। बहुत सारे उदाहरण देवदत्त जी ने भी दिए, पूरी चर्चा में आए। तो कह सकते हैं जोर जरूर है जातियों का, लेकिन नतीजों में इसका असर दिखता नहीं है। तीनों मेहमानों का मैं धन्यवाद करूंगा। राठी जी आपका साधुवाद, राहुल जी आपका बहुत धन्यवाद, और देवदत्त दुबे जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने चर्चा में हिस्सा लिया। तो बाखबर में आज सिर्फ इतना ही। बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए IND24।